गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में इन्होंने क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। हमें इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम ये देख लेते हैं, ये जो dy बाई डी एक्स है या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसकी जो पावर है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस ये फ्रैक्शन में होती है तो पहले हम क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन से हटाते हैं, फिर जो सॉल्व कर कर आंसर आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उसका हम क्या करेंगे, ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। ज़्यादा क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको तो यही रहने देते हैं, dy बाई डी एक्स की पावर 1/4 इज इक्वल टू, इसे इधर ले आएंगे, माइनस एक्स की पावर 1/5 और ये भी इधर चला जाएगा, माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे पावर क्या है, फ्रैक्शन में है ना, तो हम इसे हटाएंगे। इसे हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम दो बार स्क्वायरिंग कर देंगे। सही, मतलब पावर 4 कर देंगे दोनों साइड की। क्लियर है? तो डेट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल टू की पावर 4। ज़्यादा क्लियर है? अच्छा इसे आपको ना फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अच्छा अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम याद हो तो आपको ये तो बताएं कि इसकी जो पावर होगी सबसे बड़ी, वो क्या आएगी, 4 आएगी। क्या आएगी, पावर क्या आएगी, 4 आएगी। क्लियर है? अच्छा ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल होता है, सबसे बड़ा डिफरेंशियल यहाँ पर ये है 2, और इसकी जो डिग्री होती है, सबसे बड़ी जो पावर होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। यहाँ के पास समझ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, 2, इसका डिफरेंशियल क्या है, 1। ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल है, ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल है। जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है डिफरेंशियल, वो क्या होता है, इसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। सही। और जब आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो आपको ये पता लगेगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जो बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी, वो क्या होगी, 4 होगी। तो इसकी डिग्री क्या आ गई, डिग्री आ जाएगी 4। क्लियर है? तो अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इन्होंने कहा है, हमें यहाँ पर इन्होंने y दे रखा है e की पावर माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है a cos x प्लस b sin x। ये हमें y की वैल्यू दे रखी है।
तो देखिए ये आपको इन्होंने y की वैल्यू दे रखी है, सही। तो आपसे इन्होंने पूछा क्या है, ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सही है। चार ऑप्शन जो है आपको दे रखे हैं, क्लियर है। तो सीधा सा मतलब है आपको जो है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, क्लियर है। अच्छा, चार ऑप्शन आप देख लेना कौन कौन से दे रखे हैं। मैं इसे सॉल्व करने का तरीका से बता देता हूँ। हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले y1 निकालेंगे, सही। सबसे पहले क्या करते हैं, y1 निकालते हैं। अच्छा, y1 में हो सकता है कोई एक ऐसी टर्म आ जाए जिसको हम y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकेंगे, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, y2 निकालेंगे, क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, y और y1 जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, y तो यही रखा है, y1 हम डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, सही। और y2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इन तीनों को क्या करेंगे, इवेल्युएट कर कर एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे जिसमें कोई भी कांस्टेंट ना हो, क्लियर है। यहाँ पे देखिए कितने कांस्टेंट हैं, दो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको हम मैक्सिमम 2 टाइम्स जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लियर है। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, पहले लिख लेना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो y1 किसके बराबर आएगा, फर्स्ट एज इट इज, इसे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। ज्यादा क्लियर है। तो अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, y। ये कितना देंगे बच्चों, -1, क्लियर है। देखो ये y है ना, तो हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ा क्वेश्चन हमें इजी हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक बार तो डिफरेंशिएट कर लिया, सही। इसको हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 1, यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2, सही। यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1, हमने 1 का यूज किया। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y2 किसके बराबर आएगा, यहाँ लगा दें प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, क्लियर है। इसका डिफरेंशियल क्या आएगा, y1। क्या आएगा समझ, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशियल, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए। अब आप देखिए क्या इसकी वैल्यू पता है आपको क्या है, इसको इससे कंपेयर कर लो। तो ये -y के बराबर है ना, क्लियर है। तो y2 किसके बराबर आएगा, -y। और इसकी वैल्यू देखिए क्या है, e की पावर -x और ब्रैकेट के अंदर -a sin x प्लस b cos x। इसकी वैल्यू देखिए क्या है, यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। तो ये इधर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y1 प्लस और ये -y1 है। ज़्यादा क्लियर है बच्चों। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y2 इज इक्वल टू, ये आ गया -2y -2y1। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, सही। अब देख लेना इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। नोट कर लो इसको।
क्लियर है बच्चों? देखो इस क्वेश्चन को ना करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको y की वैल्यू दे रखी है, y1 और y2 निकालो और चारों ऑप्शन में पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। सही। दूसरा ये तरीका है, आसान कौन सा है? आसान ये वाला पड़ता है ज़्यादातर तो, अगर ज़्यादा कांस्टेंट दे रखे हो तो। अब देखिए 21 भी इसी तरह से क्वेश्चन है, तो आप वो खुद कर लीजिएगा। 22 देखिए अब, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने कहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx is equal to 0 represent a rectangular hyperbola, a parabola with vertex at origin, straight line passing through origin, a circle with center origin। सही है? देखिए इसमें उन्होंने कहा ये जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ये इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट करता है। सही। पहला जो है वो दे रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दूसरा पैराबोला विद वर्टेक्स ओरिजिन, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और फोर्थ दे रखा है अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन। ये चार ऑप्शन है। क्लियर है? तो इसे करने का क्या तरीका है, पहले हम क्या करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, चाहे वेरिएबल सेपरेबल से हो, चाहे होमोजीनियस से हो, या फिर x अलोन y अलोन से हो। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो x और y में रिलेशन आएगा उसको हम चेक कर लेंगे। वो x और y का जो रिलेशन है वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अच्छा 11th में कॉनिक सेक्शन चैप्टर था, तो उसमें आपने पहचान तो करना सीख लिया था ना कि कैसे पता लगता है कौन सी इक्वेशन सर्कल की है, हाइपरबोला की है, पैराबोला की है, सही, या स्ट्रेट लाइन की है। आगे समझ? नहीं तो चैप्टर 8 में भी किया आपने। अब देखो पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो आएगा x dy इक्वल टू y dx। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या आएगा, log mod y इज इक्वल टू log mod x प्लस log mod c। जाती है बात समझ? अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर x और y की दोनों टर्म log में आ रही हो तो हम जो कांस्टेंट है उसको भी नॉर्मली log में ही कंसीडर कर लेते हैं। सही। अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो log mod y, यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्म आ जाएगा log a। अब log से log हटा दीजिए तो y किसके बराबर आ गया, xc के। तो ये बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू mx किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कहाँ से पास होती है, ओरिजिन से पास होती है। क्लियर है? ये तो पता लग रहा है दोनों की हायर पावर 1 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और 0 0 पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो है ओरिजिन से पास होती है। बच्चों से कुछ क्वेश्चन इजी है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 इजी है, खुद करना है आपने।
24 भी बच्चों आप खुद करेंगे। ट्वेंटी 25 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ dy by dx इज इक्वल टू y plus 1 upon x minus 1 when y of 1 is equal to 2। देखिए इसमें उन्होंने कहा है आपको ये बताना है इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन निकल सकते हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, x और y में रिलेशन निकालेंगे, सही है, और फिर हम c की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। जितनी c की वैल्यूज निकलेंगी उतने ही इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। c की वैल्यू मान लीजिए 1 आ गई तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, c की वैल्यू 10 आ गई तब भी एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर c की वैल्यू ऐसे आ जाए 2 और -2 तो उस केस में कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे। c की वैल्यू आ गई +-3, सही है, तो प्लस का 3 से एक इक्वेशन बनेगी, माइनस के 3 से दूसरी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बच्चों। अब देखिए लॉग लगा दीजिए, log mod y plus 1 इज इक्वल टू log mod x minus 1 प्लस log c। क्लियर है? तो अब यहाँ पे log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा देंगे। अब log से log हटा देंगे। क्लियर है? अच्छा इसे हम पढ़ते कैसे हैं, y of 1 is equal to 2, इसका मतलब होता है अगर x 1 है, if x is equal to 1 then y की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है? तो ये हम पुट कर देते हैं, पुट x is equal to 1 and y is equal to 2, यहाँ रख देते हैं, y की जगह 2 और x की जगह क्या रख देंगे, 1। क्लियर है? तो इससे बच्चों क्या आ रहा है, c ये तो नॉट डिफाइन आ गया बच्चों। क्लियर है? अच्छा देखो अगर मान लीजिए इस तरह का कोई केस आए, सही, जिसमें c की वैल्यू डिफाइन ही ना हो पा रही हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को ना चेंज कर देते हैं। कांस्टेंट को आप इधर ले लीजिए, ये कितना आ जाएगा, y plus 1 into c is equal to x minus 1। अब पुट कर दीजिए, पुट x is equal to 1 and y is equal to 2, तो c कितना आ गया, 0। यहाँ तक क्लियर है? इस c को हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। तो इसका क्या होगा बच्चों, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन जो है आएगा, सही। वो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू 1। क्या समझ? अब देखिए क्वेश्चन कुछ इजी है, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 और 27 आप खुद कर लीजिएगा, सही है, इजी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में मैंने कहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी प्लस एक्स इज इक्वल टू सी represent a family of hyperbolas family of parabolas family of ellipse family of circles। देखिए इसमें मैंने कहा आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इनमें से किसको रिप्रेजेंट करती है ये पूछा आपसे, सही। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, सही। सॉल्व करने का मतलब x और y का रिलेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। उसके लिए चाहे आप वेरिएबल सेपरेबल लगाओ, होमोजीनियस लगाओ या x लोन y लोन लगाओ, सही। अब देखिए सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले तो हम क्या करते हैं, यही ट्राई करते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो क्या आएगा यहाँ पे y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस एक्स। तो y dy किसके बराबर आ गया, ये इधर चला जाएगा c माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर है बच्चों। अब y का इंटीग्रल क्या होता है, y स्क्वायर बाई टू, c का क्या होगा सी एक्स और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, और कांस्टेंट हम k ले लेंगे। क्यों, यहाँ पे ऑलरेडी जो है c जो है आपको कांस्टेंट दे रखा है, इसलिए हमने नया कांस्टेंट क्या ले लिया, k ले लिया। ज़्यादा क्लियर है। c का cx कैसे होगा? अच्छा मान लो मैं आपसे 2 का इंटीग्रल पूछता हूँ तो वो 2x आएगा ना, तो यहाँ पे c दे रखा है इसलिए क्या आ गया cx आ गया। ये आ गया समझ। अच्छा हम यहाँ पे देखिए इसको आप इधर ले जाइए, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू सी एक्स प्लस की। यहाँ पे देखिए x की और y की दोनों की हायर पावर 2 है, और इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को, सही। एलिप्स में भी ऐसे होता है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, अलग होता है। सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, दोनों की हायर पावर 2 होती है मगर साथ में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है। एलिप्स में एक्स और वाई दोनों की हायर पावर 2 होती है मगर कोफिशिएंट क्या होता है, अलग होता है। हाइपरबोला में दोनों की हायर पावर 2 होगी मगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका साइन उल्टा होना चाहिए, एक का पॉजिटिव होता है एक का नेगेटिव, सही है। अच्छा पैराबोला में क्या होता है, एक्स और वाई में से एक की हायर पावर 2 होगी, एक की हायर पावर 1 होगी। क्लियर है। पैराबोला में सही है, पैराबोला में क्या होता है, एक की हायर पावर 2 होती है और एक की हायर पावर 1 होती है।
अब देखिए इसके बाद ना 29 क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32 ये इजी है, तो मैं आपको 33 करवा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रखी है कर्व की, आपको ये बताना है इस कर्व का ऑर्डर क्या होगा, इस कर्व का ऑर्डर क्या होगा, मतलब जब आप इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करोगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा। सही, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का क्या तरीका होता है, हम इसमें देखते हैं कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या है a, तो इसको हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं, उतना ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। अच्छा इससे मत घबरा जाना कि a की पावर तो 3 दे रखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कांस्टेंट देखना होता है आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, सिर्फ a है, मतलब एक ही है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में उन्होंने कहा है द कर्व फॉर विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इन्होंने कहा आपको एक कर्व दे रखा है, उस कर्व के ऊपर हम क्या करते हैं टेंजेंट डालते हैं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। देखिए इन्होंने कहा है आपको एक कर्व दे रखा है, उससे किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो किसके बराबर है, वो इस पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट की रेशियो के बराबर है। तो आपको बताना है ये कर्व क्या होगा, ये कर्व इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा या फिर हाइपरबोला होगा। क्लियर है। अच्छा आपको एक कर्व दे रखा है, उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट डालते हैं उसका स्लोप जो होता है उसको हम कैसे निकालते हैं, dy/dx से निकालते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या दे रखा है, उन्होंने कहा द रेशियो ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो dy/dx इसके बराबर दे रखा है x/y के बराबर दे रखा है। सही, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अब इसे हम सॉल्व कर कर देख लेंगे कि x और y का जो रिलेशन आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, या क्या समझ। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये इधर ले जाइए y dx = x dx, अब कर लो इंटीग्रेट y²/2 = x²/2 + c। क्लियर है, इसे इधर ले जाइए, बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, x और y दोनों की हायर पावर 2 है, मगर कोएफिशिएंट ऑफ x² और y² का साइन क्या है, अलग है, पैराबोला हाइपरबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, तो इसका मतलब किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में उन्होंने कहा है आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल प्लस एक्स वाई, सॉरी ऐसे दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स वाई। सही, हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों सबसे पहली बात, इसके वेरिएबल तो सेपरेट होंगे नहीं, सही, आप करके देख लेना। सेकंड, ये होमोजीनियस भी नहीं है। अगर e की पावर x दिया होता है, e की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया होता है, इस तरह की टर्म होती है तो वो होमोजीनियस भी नहीं होता है। फिर हम किसको क्या करते हैं, चेक y एलोन चेक करेंगे। सही, यहाँ पे देखिए y की सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, y एलोन होगा। y एलोन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही होती है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, p की वैल्यू क्या आएगी बताइए, माइनस एक्स। क्लियर है। अच्छा आगे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। वो क्या होता है, e की पावर p dx। p कितना दे रखा है आपको, माइनस एक्स। इसे कर लीजिए बच्चों इंटीग्रेट, क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट कर लो पहले। अच्छा अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। सही, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद we get ज़्यादा क्लियर है बच्चों। अच्छा अब हम लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यहाँ का इंटीग्रल हमेशा पता होता है हमें, सही है। इधर का इंटीग्रल क्या होता है, वो होता है हमेशा आई एफ इंटू वाई के बराबर। और यहाँ का इंटीग्रल हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा इन दोनों को करोगे, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐसे में क्या होती है, ऐड हो जाती है ना। तो ये इससे कर लिया, ये कितना आएगा, e की पावर 0 क्या होता है, 1।
और 1 का इंटीग्रल क्या होता है x। तो ये जो है इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। थर्टी सिक्स बच्चों खुद करना है आपने। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 36 आप खुद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में मैंने क्या कहा है, इसमें लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy इज इक्वल टू cos x और ब्रैकेट के अंदर है 2 माइनस y cosec x इंटू डी एक्स। क्लियर है। अच्छा आगे इन्होंने क्या कहा है, c की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने कहा है y 2 दे रखा है और x दे रखा है पाई बाई 2। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर बच्चों। अब बताइए पहले इसको क्या करेंगे बताओ। वेरिएबल आपको लगता है बच्चों सेपरेट हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और ये होमोजीनियस भी नहीं है। सही, होमोजीनियस का कभी भी cos x नहीं आएगा। अगर आएगा तो cos y अपॉन x आएगा या cos x अपॉन y आएगा। तो इसका मतलब या तो x लोन होगा, x लोन भी नहीं हो सकता। क्यों? x लगा हुआ है यहाँ पे cos के साथ ना। तो ये देखिए y इसमें सिर्फ अकेला है, तो ये क्या होगा, y लोन होगा। सही, y लोन के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो वो क्या आएगा, 2 cos x माइनस 2 cos x इंटू cosec x इंटू y, यही होगा ना बच्चों। अब इसको इधर ले लीजिए, तो dy बाई डी एक्स ये इधर आएगा, तो क्या आएगा प्लस 2 cos x। ये cosec क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन साइन ना। ये क्या आ गया, dy बाई डी एक्स प्लस 2 cot x इज इक्वल टू 2 cos x। अब तो कर लोगे इसको। किससे कंपेयर करते हैं बच्चों, इससे करते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। क्लियर है। तो हेयर p क्या आ जाएगा, p आ जाएगा 2 cot x
फिर हम क्या करते हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। हाँ जी बताओ, cot x का इंटीग्रल क्या होता है? log mod sin ये पावर ऊपर चली जाएगी, सही। e log y किसके बराबर होता है? y के। तो ये साइन स्क्वायर x, क्लियर? तो बच्चों यहाँ क्यों नहीं आएगा, देखो। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए पहले आप लोग। अच्छा नेक्स्ट क्या करते हैं बच्चों, बताइए। जो इक्वेशन 1 होती है उसको हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल फैक्टर आता है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देना यहाँ पे। यहाँ का इंटीग्रल हमेशा पता होता है हमें, क्या होता है वो, आई एफ इंटू वाई। ये रहा आई एफ, और यहाँ हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 2x लिखेंगे ना। अब तो कर लोगे, साइन 2x का इंटीग्रल लिख देना यहाँ पे। अब देखिए